नमस्कार। मैं बालमुकुंद तिवारी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस चैनल पे आपका भरपूर स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ये कुछ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। जितने भी सिलेक्शन होते हैं यूपीएससी में, तो हर 3 में से एक जो स्टूडेंट है वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा जून का एक्सटेंशन ऑफर जो है वो वापस आ चुका है। जो लोग इसमें मिस मिस कर दिए थे इस अपॉर्चुनिटी को, वह दोबारा से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी करें ज्वाइन करने में, क्योंकि यह ऑफर जो है यह 23 जून को ख़त्म हो रहा है। अन अकेडमी की एक नई पहल, जिसमें अभ्यर्थी से अब अधिकारी तक का जो आपका सफ़र है, उसमें आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। जिसमें अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको मेंस का जो प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी, उसको भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप मेंस भी क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो 100% आपकी फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। हमारा मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विथ आंसर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 16 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट भी साथ में मिलेंगे। यह बैच जो है यह 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा आरंभ बैच है फॉर आईएएस 2024 के लिए, जिसमें जो कि 15 जून से शुरू हो चुका है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच हमारा, जो कि यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए है, यह भी 8 जून से शुरू हो गया है। इसमें भी आप आज ही नामांकन करा सकते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिनको कि अगर कुछ आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है, तो वे चाहें तो अन अकेडमी उन्हें इजी ईएमआई पे लोन भी प्रोवाइड करा सकती है। अगर कोई और फर्दर इस विषय में डिटेल चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा जून का ऑप्शनल बैच का कार्निवल है। ये हमारी ऑप्शनल की टीम है। अगर आप अपने ऑप्शनल्स को लेकर के कुछ और भी जानकारी देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं कि कौन सी ऑप्शनल्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं कि ये डेफिसिट यानी घाटा जो होता है वो होता क्या है। तो जब भी यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जब भी बजट लेकर के आती है, ठीक, तो वो अपने बजट्स को 2 हेड में इंट्रोड्यूस करती है। 2 हेड कहिए या 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट या कंपार्टमेंट में, या 2 डिफरेंट खातों में। ठीक है। पहला जो होता है बजट, ये देखिए जैसे ये आपका बजट है। ये बजट, थोड़ा सा इसकी पॉइंटर की, तो जो बजट है ये 2 हेड्स में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। पहला होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, ठीक। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो गवर्नमेंट जब भी अपना बजट पेश करेगी तो वो मुख्यतः इन्हीं 2 हेड्स में उसको पेश करती है। पहला होता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करें, यानी राजस्व खाता, राजस्व
खाता, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पूंजी खाता। जैसा कि हमें पता है कि बजट जो होता है वो एक्चुअली पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बीच की जो डिटेल होती है वो हमें बजट में देखने को मिलती है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसमें भी दो अकाउंट में मुख्यतः गवर्नमेंट लेकर के आती है। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक। जैसे हम बैंक में जाते हैं अपना खाता खुलवाने, अगर हम खाता खुलवाने जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं, उन लोग जनरली अपना खाता जो है वो करेंट अकाउंट में खुलवाते हैं। और हम लोग जो नौकरी पेशा वर्ग है वो क्या करता है कि वो जनरली आप देखेंगे कि वो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, ये चालू खाता, ये बचत खाता, ये दो तरीके के खाते जो हैं हम लोग, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की, अभी अपनी बात केवल कर रहे हैं कि हम लोग जब भी खाता खुलवाते हैं तो अमूमन दो तरीके के खाते हमको बैंक में देखने को मिलते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिजनेसमैन है भाई, उनको डेली ट्रांजेक्शन करना है। ठीक। पैसा डालना है, निकालना है, तो उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना पैसा जमा करिए उतना पैसा निकाल सकते हैं, मतलब ये लिमिटलेस होता है, कितने भी कम समय के लिए आपको उसमें रखना हो। लेकिन सेविंग अकाउंट में जो बचत खाता होता है इसमें लिमिट तय होती है कि आप एक दिन में इतने पैसे से ज्यादा अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक। तो करेंट अकाउंट की अगर हम बात करें जो हम लोग खोलते हैं वो है डे टू डे, मतलब आज ही के दिन में हमें डालना भी है, निकालना भी है, इस तरह के काम करने हैं अगर, तो हमें करेंट अकाउंट को देखना पड़ेगा। लेकिन यही अगर हमको लॉन्ग टर्म में अपनी सेविंग्स को जमा करना है, जो भी पैसा हम जैसे कई लोग होते हैं वो बचत करते हैं अपने पैसों का, तो वो बचत जो है उसे हम किस में डालते हैं, सेविंग अकाउंट में। इस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है 6%, 7%, जो भी बैंक की पॉलिसी हो। तो सेविंग अकाउंट में हम क्या गेन करेंगे, सेविंग अकाउंट में हमें मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे हमें अपने पैसे को इतना हमें अथॉरिटी नहीं है कि फ्रीली हम निकाल निकाल सकें या जमा कर सकें। वहीं अगर हम करेंट अकाउंट की बात करते हैं तो यहां पर हमें नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन हम जितनी मर्जी हो पैसा जमा कर सकते हैं या वापस उसे विथड्रॉ कर सकते हैं, तो डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हुई आम बात। अब जो खास बात है वो हम बजट में गवर्नमेंट का देख रहे हैं। उसी तरह से जिस तरीके से हमारे पास दो खाते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट भी अपने जो बजट है उसको दो खातों में रिलीज करती है। पहला होता है रेवेन्यू अकाउंट यानी राजस्व खाता, दूसरा होता है पूंजी खाता जिसे कि हम लोग कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक। ये जो रेवेन्यू खाता है, रेवेन्यू अकाउंट, ये बेसिकली डील करता है गवर्नमेंट के डे टू डे लेन देन को। ठीक। जैसे बिजनेसमैन अपने यहां पर डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के साथ, उसी तरह से जो सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसका डे टू डे यानी एक दिन भर में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है या पैसा एक्सपेंडिचर यानी खर्च हो रहा है, वो सारा लेखा जोखा डे टू डे वाला, वो डेली वाला, वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट या जमा पूंजी, खर्चा या रेवेन्यू यानी राजस्व, ये दोनों जो होता है जो लंबे समय के लिए होता है, जो काफी ज्यादा टाइम के लिए होता है, जैसे मान लीजिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर, तो वो आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक। तो यानी कि डे टू डे ट्रांजैक्शन हमें किस में देखने को मिलेगा, रेवेन्यू अकाउंट में, और जो लॉन्ग टर्म का जो भी लेखा जोखा होगा वो हमें किस में देखने को मिलेगा, कैपिटल अकाउंट में। और यही दोनों जो हैं वह मुख्यतः बजट के मेन पार्ट होते हैं। ठीक। इतना समझ गए। ठीक। अब क्या है कि रेवेन्यू अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसको हम अगेन
दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, पहला होता है रेवेन्यू रेसीट, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, रेवेन्यू रेसीट का मतलब होता है राजस्व के जो आमदनी हो रही है, पैसे। तो रेवेन्यू अकाउंट को दोबारा से दो हिस्सों में बांटा गया। पहला था रेवेन्यू रेसीट और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रेसिट में हम उनकी बात करेंगे जो डे टू डे हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। रेसीट का मतलब होता है जो पैसा रिसीव हो रहा है, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो डे टू डे हमारे खाते से पैसा बाहर जा रहा है, यानी जो खर्च हो रहा है। ठीक, तो चूंकि मैं आपको बताया कि रेवेन्यू अकाउंट हमेशा डे टू डे की बात करेगा, तो बजट जो है वो दो भाग में, दो हेड में प्रेजेंट किया जाता है। पहला है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट हमारे डेली की यानी डे टू डे रोजमर्रा की जो भी खर्चे हैं उनसे डील करता है रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगेन हम दो हिस्सों में इसको फिर से डिवाइड करेंगे। एक होता है रेवेन्यू रेसिट, यानी जो पैसा आमदनी के रूप में आ रहा है, और दूसरा होता है रेवेन्यू रेसिट, जो पैसा बाहर खर्च हो रहा है डे टू डे में। ठीक, तो ये हो गया रेवेन्यू अकाउंट। ठीक, इतना क्लियर। दूसरा है हमारा कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। ठीक, अब पूंजी खाता जो है इसको अगेन हम सिमिलरली उसी की तरह दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होता है कैपिटल कैपिटल रेसीट यानी, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट हमेशा उसको कैरी करेगा जो लॉन्ग टर्म हो, जो ज्यादा समय के लिए, जो ज्यादा टाइम टेकिंग, जो पैसे या तो जमा हो रहे हो या तो जो खर्च हो रहे हो वो होते हैं। ये डे टू डे वाले हैं। तो उसमें ऐसी आमदनी जो कि बहुत लंबे समय पर इन्वेस्ट करके आई हो, ठीक है, उसको कहेंगे कैपिटल रेसीट। और वो खर्च जो काफी लंबे समय के लिए किया गया हो उसे कहेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या क्या आते हैं हम लोग इसको समझेंगे आगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो एक बार और आपको कैपिटल, ये इतना समझ में आ गया ना, कैपिटल अकाउंट को दो में, कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जरा हम कैपिटल रेसीट यानी ये और ये एक बार जरा अलग से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखना है। कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो चीज हमेशा याद रखना है कि कैपिटल रेसीट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल रेसीट, रेसीट का मतलब है खाते में जो पैसा आ रहा है। ठीक, अगर हमें किसी सोर्स से पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं रिसीव कर रहे हैं, यानी रेसीट हो रहा है। और हमारे खाते से अगर पैसा कहीं खर्च हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक, अब जैसे सपोज करो मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, जो मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए दिए वो आपके लिए कैपिटल रेसीट हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि ले जाओ 1 साल के लिए, तुमको 1 लाख रुपए हमने दिया, तो वो तुम्हारे अकाउंट में बैंक के टर्म में वो तुम्हारे लिए कैपिटल रेसीट हो गया क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। ठीक, तो कैपिटल रेसीट अगर देखें तो तुमको 1 लाख रुपए मिला,
अब तुम क्या करोगे कि उस 1 लाख रुपए को या तो कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे तुम आपने क्या किया कि आपने एक प्लॉट खरीद लिया या आपने घर बनवा लिया, ठीक है। तो यानी असेट, आप उससे कोई ना कोई असेट क्रिएट करोगे जो 1 लाख रुपए तुमने पाया, ठीक है। तो कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर तुम्हें रेसीट मिल रही है, एक 1 लाख रुपए जब तुम्हें मिला तो तुम क्या करोगे, उसको खर्च करोगे। या मान लो तुम्हारे पास मिला भी नहीं, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक, तो तुम उससे क्या करोगे, तुम ले जाकर के उससे कहीं पे प्लॉट खरीद लोगे, ठीक है। और या फिर तुम क्या करोगे कि तुम अपने पीछे के कोई लोन अगर तुम्हारे चल रहे हैं तो तुम उन्हें चुका दोगे, या किसी से अगर उधारी लिए हो तो तुम उसे चुका दोगे, ठीक है। तो यानी अगर तुम 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो दो जगह करोगे। आइदर तो तुम अपनी कहीं ना कहीं पर कोई एसेट बनाओगे, कोई कोई प्लॉट खरीद लोगे, कोई घर खरीद लोगे, या तो तुम उस 1 लाख रुपए से अपना कोई कर्ज चुका दोगे, ठीक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसा पैसा खर्च करना जिससे या तो असेट बने, असेट बढ़े या बने, ठीक है। घर खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, सोना खरीद लिया आपने, तो ये सब आपके असेट हैं, या तो ये बढ़ जाए या फिर आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी घट जाए। क्या हो, लायबिलिटी घट जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वह खर्च है जो कि या तो आपका असेट बढ़ाएगा या फिर लायबिलिटी को घटाएगा। आप प्लॉट, या तो प्लॉट खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि अगर कोई पुराना उधार लिया हुआ है तो उसे चुका देंगे, ठीक। ये होता है आपका कैपिटल, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल रेसीट की, तो कैपिटल रेसीट में यानी आपके पास से पैसा कहीं से आया, रिसीव हुआ, कैपिटल रेसीट। तो अब वो पैसा कहां से रिसीव हो सकता है, आपको वो पैसा रिसीव होगा कि आइदर तो आपने अपने किसी असेट को बेच दिया हो, कोई घर है आपके पास और आपने उसको बेच दिया, ठीक, या फिर आपने किसी से लोन ले लिया, उधार ले लिया, तो आपके पास पैसा आया, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट क्या करेगा कि आपके असेट को हमेशा घटाएगा, ये याद रखना। कैपिटल रिसीव अगर आप कर रहे हैं तो आपका असेट घटेगा, यानी पैसा आपके पास कहां से आ रहा है, या तो आपने कहीं पर कोई जमीन को बेच दिया तो आपका असेट घट गया, या फिर आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगा, लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। लाइबिलिटी मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार ले लिया, तो मैं अब लायबल हो गया आपके लिए। अब मेरा ये एक तरीके से कहिए कि मैं आपके एहसान तले दब गया, तो लाइबिलिटी हो गई मेरी कि अब मुझे आपका वो 1 लाख रुपए चुकाना है। तो उसी तरीके से अगर कैपिटल रेसीट है, तो कैपिटल रेसीट क्या करेगा कि आपके असेट को घटाएगा और लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, हिंदी में अगर इसको कहें तो पूंजी, ठीक है। इतना इतना क्लियर है, ठीक। तो हम फिर से अपनी बात को दोहरा रहे हैं। गवर्नमेंट जब भी अपना बजट प्रेजेंट करती है तो वो दो हेड्स में होता है, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर दो सब सेक्शन है, पहला है रेवेन्यू रेसिट एंड दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट के अंदर भी दो चीजें होती हैं, कैपिटल रेसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेसीट्स वो होती हैं जो कि आपके असेट को कम करें, लाइबिलिटी को बढ़ा दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पर कि आपके असेट बढ़ें और लायबिलिटी को घटे।
जैसे अब अगर हम सरकार की तुलना में बात करें, सरकार के सेंस में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तो असेट बढ़ेंगे उसके, यानी हाईवेज बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी। और या तो वो क्या करे कि खर्चा करके कोई पुराने लोन को अपने चुका दे, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी को अपने या तो घटा ले। तो ये दो तरीके हैं, दो दो चीजें हैं कैपिटल रेसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये मोटे मोटे तौर पर हमें जानना बहुत आवश्यक है अगर हम घाटे को यानी कि डेफिसिट को समझ रहे हैं तो अब वही मैं तो आपसे बताया, दो अकाउंट बजट, तो हम नाम कर लेते हैं। बजट में ए होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट बी। तो अब यही रेवेन्यू अकाउंट की बात कर रहा है कि रेवेन्यू अकाउंट मींस डे टू डे करेंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको बता चुका हूं, दिस अकाउंट शोज what government owns on day to day basis and what government spends on day to day basis। यानी यह दिखाता है कि गवर्नमेंट आज के आधार पर सरकार के पास क्या है और सरकार दिन प्रतिदिन के आधार पर कितना खर्च करती है। ठीक है, एक तरीके से ये कहिए तो गवर्नमेंट का करेंट अकाउंट है। ठीक, दूसरा क्या है, अब रेवेन्यू अकाउंट हमने देख लिया, अब दूसरा देखते हैं कि करेंट अकाउंट क्या है, अरे सॉरी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि शोज लॉन्ग टर्म अकाउंट्स, यह लंबी अवधि के खाते को दिखाता है। यह खाता दिखाता है कि दीर्घावधि के आधार पर सरकार क्या कमाती या प्राप्त करती है, कि व्हाट गवर्नमेंट अर्न्स और रिसीव्स ऑन डे टू डे और सॉरी लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी लंबे समय पर क्या कमाती है या क्या प्राप्त करती है दीर्घावधि पर। ठीक, लॉन्ग टर्म पे। तो ये हो गया, ये लॉन्ग टर्म का हो गया और वो डे टू डे हो गया। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसके दो पार्ट हैं। इसकी मैं नंबरिंग करूंगा अभी, और नंबरिंग याद रखनी है। पहला है क्या, रेवेन्यू रेसीट्स, और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, यानी रेवेन्यू जो रिसीव किया जा रहा है और रेवेन्यू जो खर्च किया जा रहा है। ठीक, तो अब इसमें देखिए, रेवेन्यू अकाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, गवर्नमेंट डे टू डे रेसिट्स एंड गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंडिचर। ठीक, अब अगर हम गवर्नमेंट की डे टू डे रसीद यानी सरकार की वर्तमान दैनिक प्राप्तियां की बात करें, तो इसमें क्या क्या आता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर आता है, दीज आर टैक्स रिसिप्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जो सरकार टैक्स वसूलती है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो वो, एज वेल एज नॉन टैक्स रेसिट्स, साथ ही साथ जो नॉन टैक्स गैर कर प्राप्तियां हैं वो भी आती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स। सरकार अगर किसी को लोन दी हुई है तो उससे जो इंटरेस्ट उसको मंथली बेसिस पे मिल रहा है वो, फीस, फाइन्स। अब जैसे मान लीजिए कि आप हैं सुलभ, जैसे आप किसी केंद्र सरकार में कि किसी भी सुविधा का का भोग कर रहे हैं, अगर इफ यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम एनी सर्विसेज विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस पर वो क्या लगाएगी, फीस लगाएगी। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं किसी के, तो आप उस यूनिवर्सिटी की फीस भरेंगे, तो वो भी फीस मंथली बेसिस पर। अगर आप जा रहे हैं और कोई फाइन लग गया आपके ऊपर, वो भी पैसा। यूजर चार्जेस, जैसे आप जा रहे हैं कहीं पर और कोई नेशनल हाईवे है जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके ऊपर आप जा रहे हैं और आप टोल टैक्स भर रहे हैं, तो वो यूजर चार्ज है भाई, आप उसको यूज कर रहे हैं तो इसलिए उसका चार्ज भर रहे हैं।
तो वैसा यूजर चार्जेस, डिविडेंड फ्रॉम द पीएसयूज यानी लाभांश, जैसे मान लीजिए डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जितनी भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जैसे गेल, सेल, ओएनजीसी, ये सारी जो कंपनियां हैं, अगर ये फायदा कुछ कमाती हैं अपने साल भर के अंदर, तो वो उस फायदे का कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को देती हैं, तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एक्सेट्रा। अब ग्रांट्स मतलब होता है दान। ग्रांट इज अ ग्रांट, वो ऐसे दे दिया गया ना, उस पर कोई कुछ लेन देन कुछ मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट वगैरह की बात उस पर नहीं होगी। तो ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान कर देना, दान में दे देना कि जाओ तुमको ग्रांट किया, ठीक है। तो अगर हम गवर्नमेंट की डे टू डे यानी कि दैनिक प्राप्तियों की बात करें, तो इसके अंदर आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आने वाला जो इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी जो लोन दिया है उस पे जो ब्याज मिल रहा है वो रहेगा। फीस, अगर हम कोई भी फीस पे कर रहे हैं तो वो जाएगा। अगर हम कोई फाइन पे कर रहे हैं, ठीक है, जुर्माना जिसे कहा जाता है, तो वो जाएगा। अगर कोई यूजर चार्ज यानी उपयोगकर्ता शुल्क दे रहे हैं तो भी वो उसी के पास जाएगा, जैसे कि टोल टैक्स वगैरह। पीएसयू से जो होने वाले लाभांश हैं वो भी उसके अंदर जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई अनुदान या उपहार कुछ अगर मिल रहा है तो वो भी किस में आएगा, वो आएगा आपका गवर्नमेंट करेंट डे टू डे रेसिट्स में, ठीक। अब दूसरा जो है वो है इसमें गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंडिचर। हमने अभी तक तो पढ़ा जो वो ये पढ़ा कि गवर्नमेंट डे टू डे पे खर्च कहाँ कर रही है, अरे सॉरी, इनकम कहाँ से आ रही है गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डे टू डे में यानी दैनिक रूप से कहाँ पर खर्च करती है, ठीक। तो पहला है लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है तो उसमें पैसा खर्च होगा, और लॉ एंड ऑर्डर तो डेली का सब्जेक्ट है। डिफेंस, आर्मी में उनके लोगों को सैलरी देनी होती है तो वो भी। सब्सिडी, हम लोग सिलेंडर अगर ले रहे हैं तो सिलेंडर के ऊपर जो लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है वो भी गवर्नमेंट का डे टू डे का खर्च है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर पिछले गवर्नमेंट या पिछले साल सरकार ने अगर कोई लोन लिया था, ठीक है, उस पर जो ब्याज भरना है वो भी डे टू डे हर महीने बेसिस पर, तो वो भी उसी में जाएगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, पेंशन एक्सेट्रा, तो पेंशन वगैरह जो भी कुछ है। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है कि समय समय पर जो भी स्टेट्स हैं उनको ग्रांट्स यानी अनुदान भी देती रहती है, ठीक है। अब ग्रांट्स, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हम सबको पता है कि योगी जी का बहुत अच्छा टर्म्स है मोदी जी के साथ। तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वह समय समय पर, चूंकि योगी जी उनके कही हुई हर बात को मानते हैं, इसलिए मोदी जी जो हैं वो समय समय पर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को ग्रांट देते रहेंगे, ठीक है, यानी अनुदान देते रहेंगे। तो वैसे अनुदान जो समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है, उसे भी इस गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंडिचर यानी सरकार के रोज के खर्चे में ऐड कर दिया जाता है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक, इतना समझ गया। तो ये हो गया रेवेन्यू अकाउंट का, ठीक, यानी ये जो हमने रेवेन्यू अकाउंट था इसका रेवेन्यू रिसीट पढ़ लिया, यानी डे टू डे रिसीट क्या क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लिया यानी कि डे टू डे खर्चा क्या है। अब आते हैं दूसरा कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो लॉन्ग टर्म होता है। अब उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। तो हमने इसको नंबर, ये नंबरिंग याद रखना है हमको, 1 2, ठीक। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेन कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है कैपिटल रिसीट यानी पूंजीगत प्राप्तियां। तो रिसीव्ड मतलब जो इनकमिंग आ रही है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, लेकिन कैसा पैसा, जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हो, ज्यादा समय के लिए, लंबे लंबे समय के लिए, वो आएगा किसमें, कैपिटल रिसीट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां, इसको नंबर 3 पे है ये। अब इसमें क्या क्या आता है,
विनिवेश आय यानी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। अब एक वो फॉर्मूला याद रखना जो मैंने तुमको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि असेट में क्या होगा, वृद्धि, और लायबिलिटी में घटोतरी। यानी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो असेट बढ़ता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लायबिलिटी घटती है। लेकिन कैपिटल रेसीट अगर है यानी कि पूंजीगत प्राप्ति है, तो यहां पर असेट डिक्रीज होगा और लायबिलिटी बढ़ेगी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीधे सीधे पूछेगा कि कौन सा पूंजीगत व्यय है और कौन सा पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये वाला अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है, भाई एक्सपेंडिचर करेंगे तो असेट बढ़ेगा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप उस ऑप्शन में से करेक्ट वाले को टिक मार देंगे, ठीक है, सही। अब हम लोग देखते हैं कैसे। तो अब कैपिटल रेसीट क्या है कि लॉन्ग टर्म रेसीट्स, ऐसी आमदनी जो लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है। ये क्या कॉम्प्राइज करती है, इसके अंदर मुख्यतः होता क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि विनिवेश आय। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है देख समझते हैं। हर साल गवर्नमेंट अपने, मान लो जैसे जो भी पीएसयूज हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसके कुछ शेयर्स को गवर्नमेंट बेच दिया करती है, ठीक है। शेयर क्या है गवर्नमेंट के लिए, शेयर है गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर। अरे सॉरी, जो मान लो जैसे ये पीएसयू है, पीएसयू का जो भी शेयर है, मान लो सपोज दैट कि ये ओएनजीसी है, ओएनजीसी के पास, मान लो गवर्नमेंट के पास ओएनजीसी के 100 शेयर हैं। ये जो 100 शेयर हैं ओएनजीसी के, ये एक तरीके से असेट हैं गवर्नमेंट के। भाई मान लो तुमने अगर रिलायंस का 100 शेयर खरीद लिया तो वह तुम्हारा असेट हो गया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करती है कि सपोज दैट इस 100 में से 25 शेयर को बेच देगी, 100 माइनस 25 शेयर, 25 शेयर को गवर्नमेंट बेच देगी, किस में, डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच रही है, इसका मतलब वो अपने असेट को क्या कर रही है, बेच रही है, और उसको बेच करके, शेयर को बेच करके उससे क्या ले रही है, पैसा ले रही है। तो यहां पैसा आ रहा है यानी कैपिटल रिसीव हो रहा है। तो कैपिटल रिसीट्स में क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, यानी अपने शेयर को जो गवर्नमेंट बेच देती है पीएसयू के। तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर शेयर का बेचने का मतलब है असेट में कमी आ रही है। तो आप देखिए कैपिटल रेसीट में असेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स जो हैं वो कैपिटल रिसीट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, तो आप ये जानते हैं कि पैसा जो है वो आ रहा है, लेकिन लायबिलिटी भी, सॉरी असेट जो है वो भी कम हो रहा है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसीट में। दूसरा है रिकवरी ऑफ फास्ट लोन। फास्ट लोन मतलब होता है सडन लोन जो तुरंत दिया गया हो, ठीक है। तो फास्ट लोन की अगर वसूली कहीं से हो जाए, खट से पैसा आ जाए, तो वो भी आपका क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स। सेल्स ऑफ असेट बाय द गवर्नमेंट, वही चीज जैसे एयर इंडिया को बेच देना, इस प्रकार का। तो ये क्या है, एयर इंडिया गवर्नमेंट का असेट था, उसको बेच दिया तो असेट कम हो गया, पैसा तो आ गया लेकिन असेट कम हो गया। तो असेट कम होता है तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसीट। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, बोरोइंग मतलब होता है गवर्नमेंट अगर कहीं से उधार ले रही है, जैसे सपोज दैट मार्केट से उधार ले रही है, ट्रेजरी बिल्स ले आकर के, बॉन्ड्स ले आकर के अगर उधार ले रही है, उस तरीके से आए हुए पैसे को भी हम किस में रखते हैं, कैपिटल रेसीट्स में। तो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट मतलब यहां पर अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट उधार ले रही है तो उसके ऊपर क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल रेसीट वो होता है जो असेट घटाए और लायबिलिटी को बढ़ाए, यहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जा रही है। तो ये हो गया आपका कैपिटल रिसीट्स।
अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो असेट को बढ़ाए और लाइबिलिटी को घटाए। ठीक, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे ये भी लॉन्ग टर्म होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाए, यानी अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड हाईवेज हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के असेट्स हैं, तो असेट जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर लोन गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो लाइबिलिटी है, लेकिन हमारे लिए वो असेट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो असेट है। जैसे मैं अगर आपको 1 लाख रुपए उधार दे रहा हूं, तो 1 लाख रुपए आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए मेरा असेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। उसी तरह रीपेमेंट ऑफ फास्ट लोन, कोई लोन लिया हुआ हो, उसको अगर हमने चुकाया, तो हमने क्या किया, अपनी लाइबिलिटी को घटा दिया। भाई लोन को चुकाना मतलब लाइबिलिटी को घटाना, और लाइबिलिटी को घटाने का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अब ये चार चीजें समझ में आ गई ना। ठीक, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि फिजिकल, अब यहां से असली गेम शुरू होता है कि फिजिकल फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, यानी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट। ठीक, तो फिजिकल डेफिसिट, अब देखो डेफिसिट मतलब घाटा, मतलब क्या। मान लीजिए आपकी तनख्वाह है महीने की 10,000 रुपए। ठीक, और आप हैं बहुत ही रंगीले इंसान, महीने का खर्च है आपका 15,000 रुपए। ठीक है, आमदनी है 98, खर्चा रुपया। ठीक है, तो अगर आपकी आमदनी कम है, आपका खर्चा ज्यादा है, तो आप किस में रहोगे, हमेशा घाटे में रहोगे। ठीक, वही चीज होता है डेफिसिट। अगर सरकार की आमदनी से ज्यादा उसका खर्चा हो जाए, तो वो होता है डेफिसिट। ठीक है, अगर आप मान लो जैसे आपकी आमदनी है 10,000 और आप खर्चा कर रहे हो 15,000, तो आपका कुल डेफिसिट जो होगा वो होगा 5,000 का, यानी कुल एक्सपेंडिचर माइनस रेसीट, यानी कि जो इनकमिंग है आपकी, उसको घटा दीजिए टोटल खर्चे में से। तो 15,000 का खर्चा है माइनस 10,000 की इनकम इज इक्वल्स टू 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए क्या है, ये 5,000 रुपए आपका घाटा है। और इसको आप कैसे, सॉरी, कैसे आप इसको पूरा करोगे, निश्चित रूप से अपने सबसे अच्छे मित्र को फोन करके और उधार मांगोगे। देखो किसी से भी अगर व्यवहार खराब करना हो, ठीक है, और आप चाहते नहीं हो कि लड़ाई हो, तो उसको उधार दे दो। उधार देने के बाद न वो आदमी दिखेगा, ना आपका पैसा दिखेगा। तो अगर आपको किसी के साथ रिलेशन को खत्म करना है, तो कुछ बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं है, उसको 5,000 रुपए उधार दे दो, वो दोबारा तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि अपने खर्च को, यानी अपने कर्ज को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि डेफिसिट को वो उधार लेता है। तो इस केस में हम देखेंगे कि उसने 5,000 रुपए क्या किया, उधार लिया उसको पूरा करने के लिए। यही केस अगर गवर्नमेंट के साथ हो, सपोज करो कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च, अगर, और टोटल रेवेन्यू मतलब आमदनी अगर हम घटा देते हैं, तो हमें जो मिलता है वह मिलता है कि गवर्नमेंट कितना डेफिसिट में है। मान लो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 100 रुपए था और टोटल रेवेन्यू 70 रुपए था, तो इसका मतलब कि 30 रुपए का डेफिसिट यानी घाटे में गवर्नमेंट चल रही है। अब ये जो 30 रुपए है, यही गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है या उधार लेती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग
कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है फिर। तो देखो, फिजिकल डेफिसिट मींस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर यानी पूरा खर्चा, जो भी खर्चा हुआ। 2+4, 2+4 क्या है, देखो यहां पे ये वाला 2, इसको इसकी आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिएगा, एक जगह लिख लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कोशिश करना है कि नोट्स बना लेनी है। तो 2+1, सॉरी 2 क्या है आपका, गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंडिचर, +4 यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो खर्च क्या क्या है, एक तो डे टू डे वाला खर्च और एक लॉन्ग टर्म खर्च। तो ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी 2+4, ये वाला 4, जो आपका ये वाला 4 है, माइनस रेवेन्यू रेसिट्स। तो पूरे खर्चे में से हम पूरी आमदनी को घटाएंगे तभी हमें डेफिसिट मिलेगा। तो रेवेन्यू रेसिट्स यानी पहला वाला, माइनस ABC ऑफ 3 यानी कि 3 का A B और C, A B और C। हम ये वाला जो है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, इसको फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए नहीं काटेंगे, नहीं काउंट करेंगे। हमेशा ये याद रखना कि जब भी हम फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च में से टोटल रेवेन्यू को माइनस करते हैं, यानी ऐसा पैसा जो हमारे पास वापस आया है, लेकिन हम उसमें उस पैसे को नहीं जोड़ते हैं जिसकी वजह से कोई डेप्ट क्रिएट हो रहा हो या कोई ऋण क्रिएट हो रहा हो। यानी कि ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां जो होंगी वही केवल हम अपने प्राप्तियों में जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से गवर्नमेंट ने लोन लिया है उसको भी इसमें जोड़ देंगे इनकमिंग में, नहीं। तो आउट गोइंग माइनस इनकमिंग, इनकमिंग में हम सिर्फ वही वाली इनकमिंग लेंगे जो कि हमारे लिए डेब्ट या ऋण ना क्रिएट कर रहे हो। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि ये रिसीट है ना लॉन्ग टर्म, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये हमारे ऊपर, यानी कि हम अपनी शेयर को, गवर्नमेंट अपने शेयर को बेच रही है तो असेट घटा रही है, लाइबिलिटी या डेब्ट उस पर नहीं क्रिएट हो रहा है। रिकवरी ऑफ फास्ट लोन, इससे भी कोई उसके ऊपर ऋण गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हो रहा है। सेल ऑफ असेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने असेट्स को बेच रही है तो इससे भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऋण नहीं हो रहा है। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर ऋण हो रहा है, ये जो पैसा आ रहा है इसमें गवर्नमेंट के ऊपर ऋण हो रहा है, इसलिए हम लोग फिजिकल डेफिसिट में इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो कुल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय जो है 2+4 माइनस रेवेन्यू रेसिट्स यानी पहला वाला जो हमने पढ़ा था डे टू डे रेसिट जो है, और ABC ऑफ 3 यानी 3 का A B और C, ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, फिजिकल डेफिसिट का। ठीक। अब उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक। तो राजस्व घाटा का सिंपल सा मतलब है 2-1, मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट की डे टू डे की रिसीट जो है वह 100 रुपए है और डे टू डे का जो खर्चा है वह 200 रुपए है, तो जो रेवेन्यू रेसिट होगा, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व का जो घाटा होगा वह होगा 200 माइनस 100 यानी कि 100। तो यानी 2-1, ये जो दो का जो वैल्यू है और 1 की जो वैल्यू है वो जब हम घटा देंगे तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या, राजस्व घाटा 2। वो नंबरिंग है ये 1 2 3 4 जो मैंने की हुई है, तो इसलिए ये भी नोट्स में लिख लेना है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ठीक। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमें पता है कि डे टू डे का कुल खर्च, डे टू डे का खर्च माइनस डे टू डे की आमदनी, ये होता है क्या आपका रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहां पर अगर हम देखें, एक बार इसको क्लियर करता हूं थोड़ा।
यहां मैंने आपको ये चीज बताई थी कि गवर्नमेंट का डे टू डे का जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्च है, उसमें हम एक चीज को इंक्लूड करते हैं, वो होता है क्या? ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। अब गवर्नमेंट जो है वह स्टेट को ग्रांट यानी दान क्यों देती है? गवर्नमेंट स्टेट को दान देगी, कहेगी लो बेटा अपने यहां पर अपने स्टेट में कोई स्कूल बनवा लो, कोई कॉलेज बनवा लो तुमको अनुदान दिया गया है ग्रांट के रूप में, ये तुम्हें हमें वापस चुकाने की जरूरत नहीं है, इस पैसे का तुम अपने यहाँ क्या करो, अपने यहाँ स्कूल कॉलेज कुछ असेट बनवा लो। ठीक है, अब एक तरीके से ये कहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दिलदारी पना कहिए कि दिलदारी पने में मैंने तुम्हें दे दिया, ले जाओ मेरी प्रॉपर्टी। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक तरीके से पैसा दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उससे कुछ वापस उम्मीद नहीं कर रही है। ठीक है ना? किस लिए ये पैसा दे रही है? इसलिए कि तुम जा करके अपने अपने स्टेट में एक स्कूल बना लो, हॉस्पिटल बना लो। तो ये तो भाई बड़कई है, बड़कवापना जिसे कहा जाता है। तो वहीं इफ ये तो हो गया, अब दे तो दिए और बाद में डेफिसिट में आ गए, उस डेफिसिट को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्वेश्चन आया कि भाई तुम कैसे, केंद्र सरकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई तुम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो अपने डे टू डे का, कि तुम्हारा जो डे टू डे यानी रेवेन्यू डेफिसिट है वो हो गई है, तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो डे टू डे ट्रांजैक्शन में डेफिसिट में जा रही है। तो वो कहेंगे कि नहीं, ये हमारा ओरिजिनल डेफिसिट नहीं है, हमारा जो ओरिजिनल डे टू डे डेफिसिट होगा यानी घाटा होगा, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और वो जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या होगा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट आया है या यानी कि जो राजस्व घाटा आया है, उसमें से उन ग्रांट्स को माइनस कर दो जो कि हमने स्टेट को दिया था, तो जो एक्चुअल चीज है उतने का हमारा घाटा है, राजस्व घाटा। ठीक है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब समझो, मान लो मैंने यहां पर निकाला कि डे टू डे खर्च था गवर्नमेंट का 200 और आमदनी थी 100, वहां से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो आया वो 100 का आ गया। ठीक है, आरडी, क्योंकि आरडी का फॉर्मूला होता है 2 - 1, 2 - 1। ठीक, तो यहां रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया? 100 रुपए। तो हमने यहां लिख दिया रेवेन्यू डेफिसिट हमारा है 100 रुपए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो तुम्हारा 100 आ रहा है? कितनी खराब तुम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। कहा नहीं, ये रेवेन्यू डेफिसिट 100 एक्चुअल नहीं है, इसमें हमने कुछ रुपए दान में भी दिया है, जो हम ना दिए होते तो ये 100 नहीं होता। हमने कुछ पैसे को इसमें जो खर्च किया है, ये दान में भी कुछ पैसे दिए हुए हैं। तो कहा अच्छा, दान में दिया है, कितना दिया है? तो उसने कहा कि जो ये 200 रुपए खर्च हुए हैं, इसमें से 70 रुपए हमने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को स्कूल बनाने के लिए दिया हुआ था। तो कहा ठीक है। तो कहा कि फिर तुम्हारा वाकई में जो रेवेन्यू डेफिसिट है या जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना है? तो उसने कहा कि एक काम करिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको हमको निकालना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो आप रेवेन्यू डेफिसिट में से यानी राजस्व घाटे में से जितने भी ग्रांट्स हमने दिए हैं उसको माइनस कर दीजिए, यानी जो भी अनुदान हमने दिए हैं। तो कहा ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट था 100, और मैं आपको ये बताया कि ये बता रहा है कि हमने 70 रुपए जो था वो यूपी गवर्नमेंट को दिया था ग्रांट के रूप में। तो वो कहता है कि -70 कर दीजिए, तो ये जो 30 आया, ये 30 हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था। समझ गए? तो रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम समझ गए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम जो भी ग्रांट्स देते हैं स्टेट को, उसको अगर माइनस कर दें तो। ठीक, ये हो गया आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसी प्रकार से प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो प्राइमरी डेफिसिट जो है टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। यह हमें सरकार के वित्त की वर्तमान स्थिति बताता है। इफ देयर वुड नो बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स
टेकन इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई लोन न लिया गया होता तो हमारा इफेक्ट जो डेफिसिट होता वह क्या होता, वह बताता है कौन, प्राइमरी डेफिसिट। कैसे, इसको समझ लेते हैं। हमने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा ना कि टोटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिट। हमने टोटल एक्सपेंडिचर में जो हमने ये देखा है, टोटल एक्सपेंडिचर में 2 + 4। अगर हम यहां पर 2 को देखें एक्सपेंडिचर, तो ये लिखा है ना, यहां देखो इंटरेस्ट पेमेंट। ये मैं बताया आप लोगों को कि पास्ट में अगर कोई गवर्नमेंट ने लोन लिया हो, मान लो अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, इससे पहले कांग्रेस ने कोई लोन लिया हो, उसका भी इंटरेस्ट अभी तक कौन भर रहा है, गवर्नमेंट ही भर रही है। इसको भी इसमें जोड़ दिया गया है ना। तो अगर तो हमारा ये आया क्या, फिजिकल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि पास्ट में ये जो 2 वाला लोन का इंटरेस्ट है, लोन इंटरेस्ट 2 में जो हम लोन का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो कह रही है गवर्नमेंट की जो पास्ट में लोन लिए गए थे उस पर जो हम आज इंटरेस्ट पे, मतलब हमारे दादाजी ने जो लोन लिया था उसका इंस्टॉलमेंट तो हम आज भी भर रहे हैं, वो हमारे खर्चे में ऐड हो रहा है। इसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया है। तो अगर ये लोन का इंटरेस्ट हम ना दे रहे होते तो हमारा फिजिकल जो डेफिसिट यानी जो हमें उधार लेना पड़ रहा है वह कम लेना पड़ता। तो सपोज दैट कि टोटल एक्सपेंडिचर आया 200 रुपए, रेवेन्यू रेसिप्ट्स और एबीसी ऑफ 3 आया 100 रुपए, तो टोटल फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ, फिजिकल डेफिसिट हुआ 200 - 100 100। यह है आपका फिजिकल डेफिसिट। लेकिन क्वेश्चन है कि फिर फिजिकल डेफिसिट, अब गवर्नमेंट कहेगी कि ये जो 100 रुपए हम उधारी ले रहे हैं, इस 100 रुपए में हमारा ये जो 200 रुपए खर्च हुआ था, इसमें वो भी लोन था जो कि पिछली सरकार ने लिया हुआ था, और उस पर हमें 30 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, 30 रुपए का। इस 200 रुपए में 30 रुपए जो है वो मेरे उस लोन का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो पिछली सरकार ने लिया था। इस वजह से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो आ रही है फिजिकल डेफिसिट 100 की। तो पूछा जाएगा अच्छा भैया तो ये बता दो कि रियल में तुम्हारा कितना डेफिसिट है। तो कहा जाता है कि जो रियल डेफिसिट है वो हम बताएंगे, उसका नाम देंगे प्राइमरी डेफिसिट, यानी प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होगा कि फिजिकल डेफिसिट की जो वैल्यू निकल के आई है उसमें से उस पेमेंट को, उस इंटरेस्ट को घटा दिया जाए जो कि पिछले सरकार ने लिया हुआ था लोन, उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है। तो यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि 30 रुपए जो वहां पर इंटरेस्ट जा रहा था, तो फिजिकल डेफिसिट थी आपकी 100 और इंटरेस्ट जो जा रहा था 30 का, तो यानी कि 70। तो 70 जो है वो वास्तविक रूप में उस गवर्नमेंट की प्राइमरी डेफिसिट है। गवर्नमेंट कहेगी कि हमारी जो डेफिसिट है, हमारा जो कर्जा है वह केवल 70 रुपए का है, जिसे कि प्राइमरी डेफिसिट कहा जा रहा है। बाकी ये जो 100 आ रहा है फिजिकल डेफिसिट, उसमें जो ये 30 रुपए 70 में ये जो 30 जुड़ रहा है, यह वह पैसा जुड़ रहा है जो कि पिछली सरकार ने लिया था। तो मोटे मोटे तौर पर आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना अगर आपको याद ही केवल रखना है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी इंटरेस्ट जो पिछले समय में या पिछली सरकार ने लेकर के गया हो। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड। ठीक, वो होता है क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि डे टू डे का खर्च माइनस डे टू डे की आमदनी। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव, यानी कुल खर्चा माइनस कुल आमदनी, लेकिन उस आमदनी में हम उस पैसे को नहीं जोड़ेंगे जो कि हमारे ऊपर, यानी जो कि जो सरकार के ऊपर क्या बनाई हो, ऋण बनाई हो। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर आपका था। तो प्राथमिक घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा अगर हम बात करें तो यह हमें सरकार के वित्त की वर्तमान स्थिति बताता है यदि अतीत में लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान का कोई बोझ नहीं होता।
प्राथमिक घाटा मतलब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, वह ब्याज जो पिछली सरकार अपने समय में लोन ली होगी उसका ब्याज हम आज भर रहे हैं। ठीक, तो आशा करता हूं इन कुछ जो टर्म्स थे ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। निश्चित रूप से अगर आपको एक बार में ये नहीं समझ में भी आ रहा है तो आप वीडियो को टॉपिक पर पॉज करके आगे पीछे कर करके 2-3 बार जब सुनेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। और अच्छा समझने का तरीका ये है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इसको एक पेपर पर नोट करिए। जब आप अपनी नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे और चीज़ों को दोबारा से देखेंगे तो वह निश्चित रूप से और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।